वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसका कंसंट्रेशन, उसका रिडक्शन टू द मेटल ऑक्साइड एंड देन अब आगे पढ़ना है हमको उसका रिफाइनिंग कैसे करना है उसका, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, नीट का हो, एम्स का हो, IIT-JEE का हो और भी अदर एग्जामिनेशन जो कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे मेटलर्जी पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। चलिए शुरू करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। सो रिफाइनिंग क्या होता है? मेटल ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स कंपाउंड स्टिल कंटेनिंग सम ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंसेज एंड हैव टू बी रिफाइंड। मेटल हमको जो रिडक्शन के बाद मिलता है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उसको और प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज़ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो पहला प्रोसेस क्या है इसमें? फिजिकल प्रोसेस होगा, उसके बाद केमिकल प्रोसेस होंगे। तो वही देखते हैं पहला फिजिकल प्रोसेस, इसमें क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है इसमें लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मेटल आयन का हमको रिफाइनिंग करना है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है, और उसके साथ जो इम्प्योरिटी लगी होती है जो कि ऑब्जेक्शनेबल होता है, अनडिज़ायरेबल होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। फॉर एग्जांपल इस मेथड के द्वारा हम लेड को, टिन को, एंटीमनी को और बिस्मथ को अलग कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? द impure metal is heated on the sloping hearth of the फर्नेस। स्लोपिंग हार्थ मीन्स इस तरह का जो एक फर्नेस आता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं एंड देन द प्योर मेटल फ्लोज डाउन लिविंग बिहाइंड द नॉन फ्यूजिबल मटेरियल ऑन द हार्थ। तो यहाँ पे क्या होता है? प्योर मेटल हमारा लिक्विड फॉर्म में वहाँ से फ्लो करके बाहर निकल जाता है और अंदर जो बच जाता है सॉलिड फॉर्म में, नॉन फ्यूजिबल, जो कि मेल्ट नहीं होता है बिकॉज दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो वो उसके हार्थ में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? लिक्वेशन। दूसरा प्रोसेस आता है इसमें क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? मेटल्स हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। इसमें क्या होता है? मेटल्स का जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसको बॉयल किया जाता है और फिर वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है रिफाइन करके वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जिंक और कैडमियम और मर्करी का ये किया जाता है। तीसरा मेथड हमारा आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या होता है? मेटल्स आर वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन्ड बाय द जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के द्वारा हम मेटल के हाईएस्ट प्योर फॉर्म को निकाल सकते हैं। दिस रिफाइनिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द इम्प्योरिटीज़ tend to remain dissolved in molten metal. For example, germanium, silicon and gallium used as a semiconductor are refined in this manner. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इस मेथड में क्या होता है कि इम्प्योरिटी हमारी जो होती है वो मोल्टन स्टेट में हो जाता है। हम यहाँ पे एक हीट रोलर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से फिगर में देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ? नॉन नोबल गैस एटमॉस्फेयर वहाँ पे नाइट्रोजन होगा या ऑर्गन होगा, कोई इनर्ट गैसेस होंगे वहाँ पे। ठीक है, और हम वहाँ पे एक इम्प्योर मेटल की रॉड रख देते हैं और यहाँ से जो रोलर दिख रहा है हमको, ये कैसे हैं? हीटर होते हैं। इंडक्शन कॉयल होता है जो कि हीटर की तरह काम करता है और वो उस हीट प्रोवाइड करता है उस रॉड के ऊपर। और उस रॉड में क्या होता है? शुरुआत से यहाँ पे मेल्टिंग होना शुरू होता है। मेल्टिंग भी किसका होगा? पूरे मेटल का होगा, लेकिन जैसे हीटर आगे पास करता है पीछे जो हमारा जो बच जाता है रॉड में, जो रिक्रिस्टलाइज हुआ होता है, वो क्या होता है? प्योर। दिस फॉर्म इज़ द प्योर मेटल एंड दिस मिडिल वन इज हैविंग द मोल्टन जोन हैविंग ओनली द इम्प्योरिटी। ओके, एंड दिस रॉड इज़ इम्प्योर। अब रोलर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हमारा इम्प्योर जो मटेरियल है, इम्प्योर मेटल है, वहाँ पे जो भी हमारी इम्प्योरिटी है वो लिक्विड फॉर्म में होके आगे निकलता चला जाएगा और पीछे हमारा रिक्रिस्टलाइज के बाद हमको क्या मिल जाता है? एक प्योर मेटल। ओके, सो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होता है कि हमारा केवल इम्प्योरिटी वाला पोर्शन यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा, तो वहाँ से हम रॉड को कट करके उतना पोर्शन निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ रॉड का हो जाता है वो हमारा क्या होता है? प्योर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम उसकी प्योरिटी अच्छी खासी प्योर और हाईएस्ट प्योरिटी के इसको हम
कंसिडर करते हैं, उसको वहाँ से हम निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट मेथड हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है आइए देखते हैं। द पार्किस process is used for the desilverization of the argentiferous lead is based on the distribution principle and the principle follows as। principle क्या क्या है आइए देखते हैं इसमें। molten zinc and molten lead form a two phase system। तो अगर molten zinc ले लिया और molten lead ले लिया तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा दो सिस्टम बनता है, दोनों मिक्सिबल नहीं होता है, दोनों अलग अलग जोन बनाते हैं। नाउ द सिल्वर इज़ मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन जिंक। अब सिल्वर को जब हम वहाँ पे ऐड करते हैं तो सिल्वर हमारा जिंक में ज़्यादा सॉल्युबल होता है दैन द मोल्टन लेड। तो नाउ द जिंक सिल्वर एलॉय इज़ लाइटर देन द लेड एंड फ्रीजेस फास्टर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, जिंक और सिल्वर का जो एलॉय बनता है ये लाइटर होता है, वेट में लाइट होता है। तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे हमारा ये कंटेनर है, नीचे हमारा लेड हो जाएगा, ऊपर हमारा जिंक और सिल्वर का एलॉय हो जाता है और ये आसानी से फ्रीज भी हो जाता है। तो फ्रीजेस फास्टर, वहाँ पे फ्रीजिंग कर अप्लाई करेंगे तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वहाँ से हम उसको निकाल लेंगे। द फ्लोटिंग सॉलिडिफाइड जिंक सिल्वर एलॉय कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम द मोल्टन लेड। अब इसको हम आसानी से उस मोल्टन लेड से अलग कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम द जिंक सिल्वर एलॉय जिंक इज सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिंक सिल्वर में से जिंक को हम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिल्वर और जिंक के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों को हम डिस्टिलेशन कर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे हम उसको बॉयल करके एक को निकाल लेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस फॉर द डिस्टिलेशन। आई बात समझ में? तो ये हमारे चार क्या थे, फिजिकल प्रोसेस थे, जिसको हम विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन उसको हम वहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्योरिटी को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस, हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। पहला पॉइंट आएगा इसमें क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज टू प्यूरिफाई द सिल्वर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ लेड। दिस प्रोसेस इज यूज व्हेन द इम्प्योरिटी हैव द ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन व्हाइल मेटल डज नॉट हैव। क्यूपिलेशन में हम सिल्वर को प्यूरीफाई करते हैं, जिसमें हमारा लेड की इम्प्योरिटी होती है, और ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, जबकि मेटल जो हमको डिज़ायरेबल होता है उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन लो होती है। तो इम्प्योर मेटल हम करते हैं, यहाँ पे इम्प्योर मेटल का जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी प्लस ऑक्सीजन हो जाता है और मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ इसकी इम्प्योरिटी मेटल का क्या होगा, लो एफिनिटी होती है, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती भी तो बहुत नॉमिनल होता है। जबकि इम्प्योरिटी के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होगा, वोलाटाइल ऑक्साइड बनाता है और वो गैस के फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी का जो हम एफिनिटी देख रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, तो क्यूपिलेशन हमारा इसी प्रोसेस पे, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा है पोलिंग। पोलिंग क्या होता है, it is used for the copper and lead. This process is used for the metal having the impurity of their own oxide. यहाँ पे क्या होता है कि उस मेटल में उसी मेटल का ऑक्साइड जो होता है एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो उस तरह की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे पोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस वुडन पोल इज हीटेड with molten metal which provide the carbon and hydrogen to metal oxide which reduced the impurity of metal oxide to the metal। वहाँ पे क्या होता है, हम कार्बन हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं, कराया जाता है वहाँ पर, तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किसमें, प्योर मेटल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन, क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन हम जब कराते हैं यहाँ पे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ पे मिलता क्या, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, हमको क्या मिल जाता है, प्योर कॉपर। वहीं पे हम जब क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमको क्या मिल जाता है, कॉपर प्योर फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे उसी के मेटल में जो मेटल ऑक्साइड का इम्प्योरिटी है उसको हम रिमूव करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन। वहाँ पे हम उसको यूज़ करके सीधे वहाँ से उस ऑक्साइड के फॉर्म को रिड्यूस कर देते हैं, किसमें, प्योर मेटल में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन क्या होता है,
Now the impure metal is heated in a furnace and a blast of compressed air is blown which oxidized the impurity into their oxides and that can be removed on the form of the slag. बेसिमलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं एयर का, किसका, कंप्रेस्ड एयर का ब्लास्ट करते हैं जो कि उस इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज कर देता है उसके ऑक्साइड्स में और वो इजीली स्लैग के फॉर्म में रिमूव किया जा सकता है उस सिस्टम में से. फॉर एग्जांपल मैंगनीज का जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे MnO बनता है, मैंगनीज ऑक्साइड, और फिर सिलिकॉन का उसी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस ऑक्साइड को फिर बाद में हम अलग कर सकते हैं. आई बात समझ में. चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल. मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, कैसे होता है आइए देखते हैं. मेटल सच एज द कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम आर रिफाइंड बाय दिस मेथड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेटल्स which is refined by using this method. Now next point is the impure metal is made the anode of the electrolytic cell while the cathode is thin plate of pure metal. यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह इसका सेटअप तैयार करते हैं जहाँ पे इम्प्योर मेटल जो होता है वो क्या बनाता है, एनोड, और जो प्योर मेटल होता है वो क्या बनाता है, प्योर मेटल हमारा बनाता है कैथोड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डबल सॉल्ट ऑफ द मेटल. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेटल का डबल सॉल्ट होता है. ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स एंड गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड. चूँकि हमारा एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल है और जैसे ही वहाँ पे करंट पास करते हैं वहाँ से प्योर मेटल डिजॉल्व होना शुरू होता है और वो डिपॉजिट होना कहाँ शुरू होता है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड हमारा क्या है, प्योर मेटल है और वहीं पे प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहीं पे वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन व्हाइल इनसॉल्युबल और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो द एनोड एज द एनोड मड और द स्लज. जो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल हो जाते हैं वो तो सॉल्यूशन में एज सच प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो कैसे सेपरेट आउट होता है, वो क्या होता है कि एनोड की तरफ जाके एनोड के पास ही डिपॉजिट हो जाता है उसी के नीचे. तो वो एनोड मड के फॉर्म में, जो कि ठीक एनोड के प्लेट के रॉड के नीचे डिपॉजिट होता है, या फिर उसको स्लज भी बोल देते हैं, एनोड मड या स्लज के फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. फॉर एग्जांपल बात करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या करते हैं, एनोड की तरह जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्लिस्टर कॉपर विच हैविंग द 98% कॉपर, एंड कैथोड के फॉर्म में हम प्योर कॉपर यूज़ करते हैं दैट इज़ 100% कॉपर. इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 15% एंड द 5% डाइल्यूट H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो इन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है. आई बात समझ में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर. सिल्वर की जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं वहाँ पे एनोड होता है हमारा इम्प्योर सिल्वर, कैथोड होता है प्योर सिल्वर, और वहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज़ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट plus 1% nitric acid, dilute nitric acid. On passing the electricity, anode dissolves and pure silver is deposited at cathode. वही बात है, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो हम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट और 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ किए हुए हैं, और वहीं पे जैसे ही हम करंट पास करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे एनोड जो कि एक हमारा इम्प्योर मेटल है वहाँ से प्योर मेटल डिजॉल्व होता है और डिपॉजिट होता है कहाँ पे, कैथोड रॉड के ऊपर, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. आई बात समझ में. तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. नाउ नेक्स्ट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन दिया जाता है वॉन अर्केल प्रोसेस से. वॉन अर्केल प्रोसेस क्या होता है, इट एम्प्लॉयड टू गेट द मेटल इन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज़. तो यहाँ पे क्या होता है, प्योर फॉर्म मिलता है मेटल का और बहुत ही कम अमाउंट में भी मिलता है. इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द वोलाटाइल अनस्टेबल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आयोडीन, एंड द इम्प्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होता है, मेटल को कन्वर्ट किया था उनके वोलाटाइल अनस्टेबल फॉर्म में, ताकि वो अनस्टेबल इसलिए
क्योंकि वोलाटाइल होने के बाद जब वो अपना फेस चेंज करता है तो वो अनस्टेबल होना चाहिए ताकि हम फिर से उसको रिवर्ट बैक स्टेबल फॉर्म में कर सकें, ठीक है। और वहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है वो उसको कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, कोई उसको हेक्टिक काम नहीं करने देता, वो आसानी से वहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपाउंड दस ऑब्टेन्ड इज डिकम्पोज टू गेट द प्योर मेटल। अब वोलाटाइल कंपाउंड बनने के बाद उसको डिकम्पोज किया जाता है जो कि हमको प्योर मेटल देता है आफ्टर डिकम्पोजिशन। Now next is the employed for the purification of metals like titanium and zirconium। टाइटेनियम और जिरकोनियम को हम इस मेथड के द्वारा प्यूरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं, टाइटेनियम हमारा सॉलिड के फॉर्म में है और वहीं पे आयोडीन गैस के फॉर्म में करते हैं, तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड का एक वोलाटाइल सॉल्ट बनता है, इम्प्योर को हम चेंज कर दिए उसमें। अब यहाँ पे टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ पे हमको टाइटेनियम सॉलिड मिलता है और आयोडीन एज ए गैस फॉर्म में निकल जाता है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है, जो हमारे डिकम्पोजिशन होता है वो 1700 केल्विन पे होता है, जबकि हम उसका जो कन्वर्जन करते हैं इम्प्योर मेटल का उसके वोलाटाइल कंपाउंड में वो होता है 523 केल्विन पे उस रिएक्शन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक। अब इसी में हमारा जो दूसरा प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं मोन्स प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये क्या होता है? मोन्स प्रोसेस। सो द निकिल इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो यहाँ पे कार्बोनिल गैस को मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को यूज़ किया जाता है निकिल के प्यूरिफिकेशन में। तो इम्प्योर निकिल का जब रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मीन्स कार्बोनिल के साथ, तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि होता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। और फिर जब उसका नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है तो हमको वहाँ पे कार्बोनिल अलग निकल जाता है और वो टूटता किस में है? प्योर निकिल। अब इम्प्योर निकिल कन्वर्ट होता है प्योर निकिल में, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल प्रोसेस क्या बोलते हैं? मोन्स प्रोसेस। इस ओवरऑल प्रोसेस क्या बोल दिया हमने? मोन्स प्रोसेस। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड पहले भी हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्जॉर्ब्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर एक मिक्सचर हम लेते हैं उसमें कई सारे मिक्सचर हैं और उनके कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट एड्जॉर्बेंट पे डिफरेंट रेट से एड्जॉर्ब होते हैं, और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे उस मेटल के प्यूरिफिकेशन में। आई बात समझ में? चलिए तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है द मिक्सचर पुट इन अ लिक्विड और अ गैसियस मीडियम विच इज़ मूव थ्रू द एड्जॉर्बेंट। जो हमारा मिक्सचर है उसको हम लिक्विड में या फिर गैसियस फॉर्म में एक एड्जॉर्बेंट के साथ मूव कराते हैं। नाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल ऑन द कॉलम। यहाँ पे क्या होता है? उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होंगे, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, तो उतने कंपोनेंट उस एड्जॉर्बेंट के साथ डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट लेवल्स पे कॉलम में क्या होते हैं? लेवल हो जाते हैं और वहीं पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लेटर, बाद में द एड्जॉर्ब्ड कंपोनेंट आर रिमूव्ड मीन्स एल्यूट किया जाता है बाय यूजिंग द सुटेबल सॉल्वेंट नोन एज द इल्यूएंट। उसके इल्यूजन करते हैं उसका, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे लाइक पोलर कंपाउंड है, पोलर मेटल है, उसका सॉल्ट है, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग सुटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, वहाँ से उसको रिमूव करते हैं। Next is the column of Al2O3 alumina is prepared in a glass tube and the moving medium containing a solution of the component is in the liquid form। एल्यूमिना का जो कॉलम प्रिपेयर करते हैं वो ग्लास का होता है और वहाँ पे हम सॉल्यूशन कंपोनेंट को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं जो कि मूव कराते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे एक बढ़िया सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखिएगा, नहीं तो ऊपर हमारा यहाँ पे प्लेट आएगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल प्यूरिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द माइन्यूट क्वांटिटीज़ एंड द इम्प्योरिटीज़ आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही बढ़िया यूजफुल प्यूरिफिकेशन मेथड है एलिमेंट्स के लिए, जो कि बहुत कम से कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे इम्प्योर मेटल्स के लिए भी होता है कि जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वहाँ पे इम्प्योरिटी और प्योर मेटल या जो डिजायरेबल मेटल है उसके साथ
उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पर भी हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और यह हमको बहुत क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट भी देता है और आसानी से हम उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही बढ़िया मेथड माना जाता है मेटल प्यूरिफिकेशन में। तो यहाँ पे हम उसका फिगर देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इस तरह के मशीन का यूज़ करते हैं जहाँ पे एक सॉल्वेंट टैंक होता है, मीन्स एलिवेंट होता है, और वहीं पे पंप के थ्रू हम इसको रन कराते हैं और यहीं से हम अपना सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे फ्लो इंजेक्टर है। यहाँ पे हमने सैंपल को इंजेक्ट कर दिया और कॉलम को ओवन से होते हुए हम जब मूव कराते हैं तो इसी कॉलम में कई जगह पे हमारा उसके पोलैरिटी के हिसाब से, उसकी एफिनिटी के हिसाब से, उसकी सॉलिबिलिटी के हिसाब से, उसकी जो स्टेशनरी फेज़ है या मूविंग फेज़ है उसके साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लेवलिंग होती है। हो सकता है कुछ यहाँ पे रुक जाए, कुछ यहाँ पे रुक जाए, तो इस तरह से हम उसको कॉलम में वहाँ पे हो जाता है। तो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है कौन सा बाहर आया है, कौन सा अंदर रह गया है। उसके बाद फ्लो मीटर से हम चेक करते हैं वहाँ पर। तो ये हमारा टोटल इंडस्ट्रियल लेवल में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लैबोरेटरी में। तो ये जो कॉलम दिख रहा है ये ग्लास की बनी होती है। ऊपर से हम यहाँ पे सॉल्यूशन मिक्सचर को अप्लाई करते हैं और नीचे हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो स्टेशनरी फेज जो हमारा होता है एड्जॉर्बेंट, इसी में फिक्स किया जाता है, इसी कॉलम में। और यहाँ से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो कि ब्लू कलर में देख रहे हैं इसे यहाँ डाल देते हैं, ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं। तो धीरे धीरे ये इल्यूट होता है। इसका रिजल्ट जो आता है यहाँ पे कॉलम में जो कलर बैंड मिलता है, दैट मीन्स 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट्स स्टक इन दिस कॉलम एट देयर प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ से क्या होता है, हम धीरे धीरे अपना सॉल्वेंट डालेंगे, जिसको हमें पहले इल्यूट करना होता है, पहले इसको इल्यूट करना है तो इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट लगेगा वो डालेंगे, या इसको करना है तो इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट लगना है उसको डालेंगे। तो इस तरह से हम उस डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी हम प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट टेक्निक जो कि आजकल लैब में हो चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है। और अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का वीडियो आप देखिए, पीछे जाके बढ़िया बनाया मैंने उस पर। तो आज के लिए इतना ही। आज का प्यूरिफिकेशन मेथड ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम सेपरेट मेटल्स का जो रिफाइनिंग होते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मुझे अब तक सुनने के लिए। अभी आपका इसमें जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को दीजिए, हम उसको क्लियर करेंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ से इस वीडियो का और पिछले कई भी वीडियो का PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।